अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में जो हमारा बेसिक थीम है वो है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट जैसे नाम से सजेस्टेड है कि ऐसे प्रोसेस जो एक दूसरे पे ना तो डिपेंड करते हैं, ना ही उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ना ही वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। लेकिन बाद औक़ात हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है, स्पेशली पैरेलल प्रोसेसिंग में, जिसमें हम एक प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करते हैं और ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं, हमारे पास सीपीयू है, जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिक्स को कंट्रोल कर रहा है, और जो गेम हमारी रन कर रही है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे रन कर रही है। तो एक्चुअली दो प्रोसेस रन कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी जो प्रोसेसिंग सीपीयू करेगा उसी के रिलेटेड ग्राफिक्स हमें जीपीयू शो करेगा। तो ये बेसिकली कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की एग्जांपल है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट ना करें तो फिर ये इंडिपेंडेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि प्रोसेस एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं, कंप्यूटेशन को स्पीड अप करते हैं। यानी हमने पहले भी बात की थी कि हमने कंप्यूटर्स में ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए, सीपीयू अपने रिलेटेड वर्किंग करता रहे और जीपीयू अपने रिलेटेड वर्किंग करता रहे। तो जब लोड बैलेंसिंग होगी तो आपकी कंप्यूटेशन फास्ट हो जाएगी। इसी तरह पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने बात की कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो बजाय इसके कि एक प्रोसेस एक टास्क को एग्जीक्यूट करता रहे, मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करते रहे, तो इससे भी कंप्यूटेशन स्पीड अप होती है। फिर हमने बात की थी लूजली कपल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, कि सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं, उनको हमने नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया, और जब भी कोई कम्प्लेक्स टास्क आती है हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर नोड को एक टास्क प्रोवाइड कर देते हैं। वो नोड अपने हिस्से की टास्क परफॉर्म करता है और एट द एंड जब सारी टास्क परफॉर्म हो जाती हैं उनका रिजल्ट कंबाइन करके यूज़र को शो करवा दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि कंप्यूटेशन को स्पीड अप करें। तो जब प्रोसेस सब प्रोसेस में डिवाइड होंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो एक्चुअली एक दूसरे पे इफ़ेक्ट तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि एक प्रोसेस एक रिज़ल्ट जनरेट करेगा, क्वाइट पॉसिबल उसके रिज़ल्ट को कोई दूसरा प्रोसेस यूज़ करे, फिर उसके रिज़ल्ट को कोई तीसरा प्रोसेस यूज़ करे। तो कंप्यूटेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है ये मॉडल कोऑपरेटिंग प्रोसेस का। उस तरह मॉडुलैरिटी आ जाती है, यानी आप एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चलें। कन्वीनियंस है, उसको सॉल्व करना आसान है कि आपका फोकस एक टाइम पे एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पे है, किसी दूसरे को रिजॉल्व करने पे नहीं है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी। जैसे हमने पहले बात की, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं उनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो इन दोनों मैकेनिज़म्स को या प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाने के लिए प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैकेनिज़्म जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आप कह सकते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ ए मैकेनिज़्म बाय विच कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस communicate with one another, and the purpose of communication could be data sharing, information sharing और synchronization। तो इस लिहाज से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो मॉडल्स यूज़ होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, एक शेयर्ड मेमोरी मॉडल और एक दूसरा मैसेज पासिंग मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या है, आपके पास रैम है, ये रैम में आपको कर्नल पोर्शन नज़र आ रहा है, प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं। रैम में एक हमने डेजिग्नेटेड पोर्शन बना दिया जिसे हमने मैसेज क्यू कह दिया। अब एक्चुअली क्या होगा, प्रोसेस ए भी मैसेज क्यू में मैसेज भेजता जाएगा, प्रोसेस बी भी मैसेज क्यू में मैसेज भेजता जाएगा, और ये प्रोसेसेस आपस में मैसेजेस को एक्सचेंज करते जाएंगे यूजिंग मैसेज क्यू। अब हम इसको देख लेते हैं। मैसेज पासिंग सिस्टम में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर
विदाउट रिसोर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल्स, यानी इसमें क्या होता है कि मैसेजेस जनरेट करते जाते हैं, हम मैसेजेस सेंड करते रहते हैं और दूसरा प्रोसेस मैसेजेस को रिसीव करता जाता है। अब इन मैसेजेस में डाटा भी हो सकता है और इन मैसेजेस में सिग्नल फ्लैग सिग्नल्स भी हो सकते हैं, इन मैसेजेस में सिंक्रोनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन ये किसके थ्रू होती है? हमेशा मैसेज पासिंग के थ्रू। अब मैसेज पासिंग वर्क कैसे करती है? सपोज हमारे पास दो प्रोसेस हैं P एंड Q और ये दोनों कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, इसका मतलब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करेंगे। अब वो कम्युनिकेशन लिंक एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक क्यू भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद मैसेजेस को एक्सचेंज करेंगे। और मैसेजेस को एक्सचेंज किसके थ्रू करेंगे? दो ऑपरेशन हैं, एक सेंड और एक रिसीव, यानी ये दो फंक्शन हैं जिसके थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। अब इसमें हमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं कि लिंक्स को हम इस्टेब्लिश कैसे कर रहे हैं? वेरिएबल्स की फॉर्म में या मेल बॉक्सेस की फॉर्म में, या हम उनको किसी डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में या किसी क्यू की फॉर्म में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये एक इशू आता है। उसके बाद ये देखना कि एक लिंक में क्या मैक्सिमम दो ही प्रोसेस हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेस ज़रूरी नहीं दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि एक कम्युनिकेशन लिंक के साथ क्या हम एट मैक्स दो प्रोसेस ही रख सकते हैं या दो से ज़्यादा भी रख सकते हैं, और अगर दो से ज़्यादा रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद ये देखना कि रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें दो प्रोसेसेस के दरमियान क्या एक लिंक चाहिए या एक से ज़्यादा लिंक चाहिए। फिर अगर लिंक एक क्यू है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें कितनी वैल्यूज़ या कितने मैसेजेस स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद मैसेज का साइज़ क्या होना चाहिए, और फिर लिंक यूनी डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल। बाद सिचुएशंस में हम यूनी डायरेक्शनल लिंक्स को यूज़ करते हैं और बाद सिचुएशन में बाई डायरेक्शनल को लिंक यूज़ करते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में बाई डायरेक्शनल नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि अक्सर सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना पड़ता है और इस सिचुएशन में हमें यूनी डायरेक्शनल लिंक यूज़ करने पड़ते हैं। अब कम्युनिकेशन लिंक किस तरह से इस्टेब्लिश होता है? शेयर्ड मेमोरी हो सकती, यानी रैम में ही कोई प्लेस हो जहाँ पर मैसेजेस रखे जाएं, कोई हार्डवेयर बस हो सकती है, कोई वायर जिसके थ्रू मैसेजेस ट्रांसमिट करें, और फिर कोई नेटवर्क हो सकता है। और इसी तरह लॉजिकल लिंक्स भी हो सकते हैं, जैसे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ऑटोमेटिक बफरिंग और एक्सप्लिसिट बफरिंग, या फिर यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। ये मैसेज पासिंग के कुछ कंसिडरेशन हैं। सेकंड मॉडल आता है शेयर्ड मेमोरी। अब शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या है कि दो प्रोसेसेस जो हैं वो एक टाइप का मेल बॉक्स बना देते हैं अपने अंदर, और वो मेल बॉक्स उनके दरमियान ही शेयर्ड है और वो उसी के थ्रू मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करते हैं। इसको देख लेते हैं। शेयर्ड मेमोरी में क्या है? एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। प्रीवियस में हमने देखा था कि मैसेज पासिंग में लिंक एस्टैब्लिश करते हैं और इसमें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एक एरिया ऐसा डेजिग्नेट कर लेते हैं जो दोनों प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड है और उस एरिया के थ्रू मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। ये हमारे पास दो मेथड थे जिसके थ्रू कम्युनिकेशन अकर करती है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से बहुत मिलते जुलते हैं। देखें, जब प्रोसेस कोऑपरेट कर रहे हैं इसका मतलब वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा सिनेरियो आएगा जब एक प्रोसेस जो है वो दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजेगा या मैसेजेस भेजेगा तो वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन और डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो दूसरा प्रोसेस है वो उसके प्रोड्यूस करता डाटा को यूज़ करेगा, तो वो क्या एक्चुअली कंज्यूमर है। तो आप इस सिनेरियो को ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस P1 है, सेकंड मेरे पास प्रोसेस P2 है। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि P2 प्रोसेस को कोई डाटा रिक्वायर है। P2 रिक्वायर्स डाटा फ्रॉम P1। ये सिनेरियो है। ये दोनों कोऑपरेटिंग है P1 एंड P2, लेकिन
P2 को कोई डाटा रिक्वायर है P1 से, तो इस सिचुएशन में P1 क्या करेगा, डाटा प्रोड्यूस करेगा और P2 क्या करेगा, डाटा कंज्यूम करेगा। तो P1 इसके लिए इस सिनेरियो में क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर, और P2 क्या बन जाएगा, कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर प्रोड्यूसर डाटा प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो कंज्यूमर डाटा कंज्यूम कैसे करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस में प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसेस डाटा और इंफॉर्मेशन विच इज़ कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर प्रोसेस। तो सो दिस इज डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो वेज से हो सकती है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस डायरेक्टली दूसरे को मैसेज भेजता है। जैसे यहाँ पर आपको एक मेथड नज़र आ रहा है, सेंड पी मैसेज। इसका मतलब है कि कोई आर्बिट्रेरी प्रोसेस किसी प्रोसेस पी को कोई मैसेज भेज रहा। इसी तरह आपको नज़र आ रहा है रिसीव क्यू मैसेज। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोसेस क्यू है जिसने कोई मैसेज भेजा है जो किसी प्रोसेस ने रिसीव करना है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास दो तरह के इसमें प्रिमिटिव्स हैं या फंक्शंस हैं, एक सेंड एंड रिसीव। तो दोनों फंक्शंस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में किसी प्रोसेस के नाम से वर्क करते हैं। यानी सेंड पी मैसेज का मतलब क्या है कि प्रोसेस पी को एक मैसेज सेंड किया जाए। रिसीव क्यू कॉमा मैसेज का मतलब क्या है कि कोई मैसेज हमने रिसीव करना है, लेकिन कौन सा मैसेज, जो क्यू प्रोसेस ने सेंड किया। यानी अगर मैं इसी एग्जांपल पे यहाँ पर राइट अप करता हूँ कि सेंड P2 मैसेज, इसका मतलब क्या है कि मैसेज प्रोड्यूस किया P1 ने, लेकिन ये मैसेज इंटेंडेड किसके लिए है, P2 के लिए। तो इसलिए हमने लिखा कि ये मैसेज P2 को सेंड कर दो। इसी तरह अगर हम इसको रिसीव के सिनेरियो में देखें, हमारे पास ये डायरेक्शन बनती है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रिसीव मेथड होगा, रिसीव P1 मैसेज। यानी मैसेज रिसीव करो, लेकिन कौन सा मैसेज रिसीव करो, जो कि P1 ने सेंड किया। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास ऑटोमेटिकली लिंक बन जाते हैं, क्योंकि जब हम सेंड पी मैसेज करेंगे, सपोज P1 ने मैसेज सेंड किया P2 को, तो ये P1 और ये पैरामीटर में आपने बताया P2, इन दोनों के दरमियान ऑटोमेटिकली लिंक इस्टेब्लिश हो गया कि P1 ने P2 को मैसेज सेंड किया। इसी तरह हर प्रोसेस के दरमियान एग्जैक्टली सिंगल लिंक होगा, मल्टीपल लिंक्स नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होगा, मैसेजेस रिसीव करने में कंफ्यूजन हो सकती। इसी तरह ये लिंक यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाई डायरेक्शनल हैं। जैसे इसमें आपको ये नो डाउट नज़र इन द फॉर्म ऑफ यूनिडायरेक्शन ही आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि दो फंक्शन हैं, सेंड भी है और रिसीव भी है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मैसेज कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोसेस डायरेक्टली एक दूसरे को मैसेज नहीं भेजते, बल्कि एक मेल बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। प्रोड्यूसर अपना मैसेज मेल बॉक्स में सेंड करता है और जो रिसीवर है वो अपना मैसेज मेल बॉक्स से ही रीड करता है। तो हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को इस तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज प्रोसेस P1 है जो कि प्रोड्यूसर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस P2 है जो कि कंज्यूमर है इस सिनेरियो में। अब प्रोसेस P1 ने जो भी मैसेज प्रोड्यूस करना है उसने डायरेक्ट P2 को नहीं भेजना, इंस्टेड इन्होंने एक मेल बॉक्स क्रिएट करना। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल बॉक्स। तो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर वो अपनी इंफॉर्मेशन इस मेल बॉक्स को सेंड करेगा और रिसीवर या कंज्यूमर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को मेल बॉक्स से ही रीड करेगा। ये सॉरी आपके पास सिनेरियो बनेगा।
तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर विल सेंड द मैसेज टू मेल बॉक्स एंड रिसीवर विल और कंज्यूमर विल रिसीव द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स। तो अब इसमें कम्युनिकेशन लिंक तो इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन लिंक किसके थ्रू इस्टेब्लिश हो रहा है? इस मेल बॉक्स के थ्रू। सो मेल बॉक्स एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन लिंक। अब क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा हो सकते हैं तो मेल बॉक्स भी ज़्यादा होंगे, तो हर मेल बॉक्स का यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो डिफ्रेंशिएट करेगा कि मेल बॉक्स किसको मैसेज सेंड करना और किससे मैसेज रिसीव करना। सेकेंडली, इसमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम है कि अगर प्रोसेस मेल बॉक्स शेयर करेंगे तो कम्युनिकेशन कर सकेंगे, अगर शेयर नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर एक हमारे पास थर्ड प्रोसेस आ जाता P3, लेकिन P3 प्रोसेस जो है इस मेल बॉक्स को शेयर नहीं कर रहा, तो ना तो वो इनके साथ मैसेज सेंड कर सकेगा, ना ही वो मैसेजेस रिसीव कर सकेगा, क्योंकि मेल बॉक्स शेयर्ड ही नहीं। इसमें कम्युनिकेशन लिंक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसमें ऑटोमेटिकली लिंक एस्टैब्लिश नहीं होगा। अगर शेयर्ड मेल बॉक्स होगा तो लिंक एस्टैब्लिश होगा, अगर शेयर्ड मेल बॉक्स नहीं है तो डायरेक्टली रिसीवर को या कंज्यूमर को मैसेज सेंड नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, एक मेल बॉक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, यानी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये प्रोसेस P3 जो है ये भी इसको शेयर करना शुरू कर दे, तो इसमें ऐसा पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में लिंक जो है सिर्फ दो प्रोसेस के दरमियान डेडिकेटेड होता है, लेकिन शेयर्ड मेल बॉक्स जो है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड हो सकता है। इसी तरह ईच पेयर ऑफ प्रोसेस में हैव सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हर प्रोसेस के दरमियान एग्जैक्टली वन लिंक होगा, लेकिन इस सिनेरियो में ये प्रोसेसेस जो हैं एक और मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उस मेल बॉक्स को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल आपने ये देखना कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। और लिंक में भी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, यानी ये भी प्रोड्यूसर और P2 कंज्यूमर हो सकता है, P2 प्रोड्यूसर एंड P1 कंज्यूमर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। मैं एक दफ़ा दोबारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में पहली बात मेल बॉक्सेस नहीं होंगे, लेकिन प्रिमिटिव्स या फंक्शंस यूज़ होंगे जो कि मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करने के लिए यूज़ होंगे। जैसे ही एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर को मैसेज सेंड करेगा, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन वो लिंक किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं होगा, वो सिर्फ एग्जैक्टली उन दो प्रोसेसेस के दरमियान ही रहेगा। दूसरी बात कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हर दो प्रोसेस के दरमियान एग्जैक्टली सिंगल लिंक होगा, मल्टीपल लिंक्स नहीं होंगे। और चौथी चीज़ कि ये लिंक यूनिडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, एक मेल बॉक्स बनेगा। प्रोड्यूसर अपने मैसेजेस मेल बॉक्स में सेंड करेगा और कंज्यूमर मैसेजेस को मेल बॉक्स से कंज्यूम करेगा। तो इनकी कम्युनिकेशन मेल बॉक्स होगा तो अकर करेगी, अदरवाइज अकर नहीं करेगी। तो दो प्रोसेस इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर मेल बॉक्स होगा तो कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिकली लिंक एस्टैब्लिश नहीं होगा, मेल बॉक्स है तो लिंक है, अदरवाइज नहीं है। एक मेल बॉक्स मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान शेयर हो सकेगा, और वन पेयर ऑफ प्रोसेसेस में ज़्यादा मेल बॉक्सेस भी शेयर हो सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। तो ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, लेकिन इसमें कोई ना कोई ओवरहेड्स ज़रूर इन्वॉल्व है। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में कौन से प्रिमिटिव्स इन्वॉल्व हैं? क्रिएट मेल बॉक्स, सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज और डिस्ट्रॉय मेल बॉक्स। ये कुछ इसमें प्रीमिटिव्स हैं कि सबसे पहले मेल बॉक्स क्रिएट होगा जो कि शेयर्ड होगा, फिर उसके थ्रू प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करेगा, कंज्यूमर मैसेज रिसीव करेगा, और उसके बाद मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रीमिटिव है सेंड ए मैसेज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस ए को मैसेज सेंड करो, इसका मीनिंग है
कि मेल बॉक्स ए में मैसेज सेंड करो। इसी तरह रिसीव ए मैसेज का मतलब ये नहीं है कि ए प्रोसेस ने कोई मैसेज भेजा तो उसको रिसीव करो, बल्कि इसका मतलब है कि मेल बॉक्स ए से मैसेज रिसीव करो। तो ये आपने एक इसमें डिफरेंस देख लेना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में सेंड एंड रिसीव में प्रोसेसेस के नाम यूज़ होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में आपके पास यहाँ पर मेल बॉक्सेस के नाम यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है? सिंक्रोनाइजेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो तरह से हो सकती है, एक ब्लॉकिंग और एक नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग को हम सिंक्रोनस कंसिडर करते हैं और नॉन ब्लॉकिंग को एसिंक्रोनस। अब ब्लॉकिंग में दो मेथड्स आ जाते हैं। ब्लॉकिंग सेंड, सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया तब तक दूसरा मैसेज सेंड नहीं करेगा जब तक रिसीवर पहला मैसेज रिसीव ना कर ले। ब्लॉकिंग रिसीव, ब्लॉकिंग रिसीव का मतलब ये है कि रिसीवर को तब तक ब्लॉक रखो तब तक वो मेल बॉक्स को या कम्युनिकेशन लिंक को रीड ना करे जब तक उस पर मैसेज अवेलेबल ना हो जाए। नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस है। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि सेंडर को कोई कंसर्न नहीं है कि रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया या नहीं किया, उसने मैसेजेस सेंड करते चले जाना। और नॉन रिसीवर ने मैसेजेस रिसीव करना, अगर तो वैलिड मैसेज है तो उसे मैसेज रिसीव हो जाएगा, अगर मैसेज नहीं है तो उसको नल मैसेज रिसीव हो जाएगा। सिंक्रोनस का वर्ड ही है ना, सिंक्रोनाइज करो अपनी एक्टिविटीज़ को, कि रिसीवर को भी पता हो मैसेज आ गया, सेंडर को भी पता हो मैंने मैसेज सेंड कर दिया। लेकिन ये सिंक्रोनस में सेंडर को रिसीवर का कोई नॉलेज नहीं। सेंडर मेल बॉक्स में मैसेजेस सेंड करता जा रहा है और रिसीवर रिपीटेडली चेक करता जा रहा है कि मैसेजेस हैं या नहीं हैं। अगर मैसेजेस हैं तो उसको डिलीवर हो जाएंगे और अगर नहीं है तो वो नल मैसेज उसे रिसीव हो जाएगा। बफरिंग का एक कंसेप्ट है इसमें। बफरिंग या बफर आप कहते हैं एक मेमोरी स्पेस को या एक टेम्परेरी मेमोरी को, एक शॉर्ट मेमोरी को जो कि मैसेजेस को स्टोर कर सके। तो बफरिंग तीन तरह से इम्प्लीमेंट होती है, एक ज़ीरो कैपेसिटी, एक बाउंडेड कैपेसिटी और एक अनबाउंडेड कैपेसिटी। ज़ीरो बाउंड कैपेसिटी का मतलब ये है कि बफर में एक मैसेज स्टोर करने की भी स्पेस नहीं है। जैसे ही सेंडर रिसीव करे रिसीवर को साथ ही रिसीव करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैसेज है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। किसी किस्म की कोई क्यू नहीं। बाउंडेड कैपेसिटी का मतलब क्या है कि बफर के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ मैसेजेस स्टोर करने की कैपेसिटी। बफर 10 मैसेजेस स्टोर कर सकता है, तो अगर सेंडर 10 मैसेजेस सेंड कर देगा तो बफर फुल हो जाएगा और फिर 11th मैसेज नहीं सेंड हो सकेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। फिर रिसीवर 1 बाय 1 मैसेजेस को रीड करेगा और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करती जाएगी, उसमें स्पेस बनती चली जाएगी। अनबाउंडेड कैपेसिटी का मतलब है कि आपके पास जो बफर है उसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी, जितने मर्जी सेंडर उसमें मैसेजेस भेजे, जितने मर्जी रिसीवर उससे रिसीव करे, उसमें किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं है और सेंडर को वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बाउंडेड कैपेसिटी को देखें तो सेंडर को वेट करना पड़ता है। कब वेट करना पड़ता है? अगर बफर फुल हो गया तो सेंडर वेट करता है। जब बफर एम्प्टी होगा या स्पेस एम्प्टी होगी तब नेक्स्ट मैसेज सेंड करेगा। लेकिन अनबाउंडेड में क्योंकि कोई कंपल्शन ही नहीं है इसलिए वेट भी कोई नहीं, जितने मर्जी मैसेज सेंड करें जितने मर्जी रिसीव करें।